और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है उसको हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है खाद्य सुरक्षा और इसका लेक्चर नंबर 2 हमारी आज की इस क्लास में आप और हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारे इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि भारत के अंदर हम लोग बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, खाने पीने की जो हमारी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करते हैं और हमारे देश के अंदर हमारी सरकार को ये जरूरत है कि हम अपनी इस खाने की जितनी भी मात्रा है, हमारा जितना भी अनाज है, इसको सुरक्षित रखें या फिर इसका संरक्षण करें, है ना। क्यों जरूरत है इसकी संरक्षण की और सुरक्षित रखने की? क्योंकि कभी भी कोई आपदा आ सकती है ना, किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाए या फिर कोई महामारी आ जाए या फिर किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में देश के सभी लोगों तक खाना होना चाहिए, खाने की उपस्थिति होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें खाद्य सुरक्षा की जरूरत होती है। हम अपनी आज की इस क्लास में इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये देखेंगे कि भारत में भुखमरी से पीड़ित परिवारों का प्रतिशत, के भारत में भुखमरी का मतलब क्या होता है कि जिनको खाना ही नहीं मिल रहा उनका कितना प्रतिशत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग भारत के अंदर देखेंगे कि एक चीज हुई जिसे कहा गया हरित क्रांति, और हरित क्रांति के हो जाने के बाद से भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आप आते हुए देखते हैं। भारत के अंदर जो खाने की कमी थी, अनाज की कमी थी, उसमें बदलाव देखते हैं। भारत की सरकार ने भारत के अंदर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक तरीका अपनाया जिसे कहा जाता है बफर स्टॉक। क्या होता है बफर स्टॉक, ये देखेंगे। और उसके बाद एक और चीज है कि हमने अभी खाना बचा तो लिया, इस खाने को हम लोगों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए हमने जन वितरण प्रणाली इस तरीके को अपनाया है। तो हमारी आज की इस क्लास में हम लोग भारत में भुखमरी से पीड़ित परिवारों का जो प्रतिशत है, हरित क्रांति का प्रभाव, बफर स्टॉक, जन वितरण प्रणाली और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके पेपर के अंदर आने की बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करते चलेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि भारत में भुखमरी का मतलब क्या होता है दोस्तों। भुखमरी का मतलब होता है कि भूखा मर जाना। एक बड़े देश के लिए, एक बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए, एक भारत जैसे देश के लिए ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए शर्म कर देने वाली बात है कि भारत में आजादी की 75 साल से भी ज्यादा हो जाने के बाद अगर हमारे देश के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है ना, और भारत में इसका प्रतिशत कितना है कि भारत में भूख से मरने वाले जो लोग हैं या फिर जो उनका परिवार है उनका प्रतिशत कितना है। अब एक टेबल आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी और इस टेबल के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि भारत के अंदर खाद्य असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा का मतलब कि भाई जिनके पास खाना नहीं है, आपको भूख लगती है, आप किचन में जाते हैं, खाना खा लेते हैं, आपको भूख लगती है, फ्रिज खोलते हैं, सामान से खाना खा लेते हैं। लेकिन भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा निर्धन है, जिनके पास ना तो किचन है ना ही फ्रिज है। वो जो अनाज होता है वो बाजारों से जाकर क्या करते हैं, मेहनत कर कमाने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि हमारे ये लोग अगर इनको काम नहीं मिलता तो ये भूखे भी मर जाते हैं। और हम देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, साल 1983 का आंकड़ा आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। तो हम लोग अगर यहां पर देखें कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर हम यहां पर 3 प्रकार से देख रहे हैं कि जो हमारी भुखमरी का प्रकार है। मौसमी भुखमरी, मौसमी भुखमरी का मतलब है कि मौसम के आधार पर, यानी कि आपको 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आप देखते हैं कि काम नहीं मिला और इस वजह से आपके सामने भूख की किल्लत आई, इसको हमने मौसमी भुखमरी के नाम से कहा। दीर्घकालिक भुखमरी के बहुत बड़ा अकाल पड़ गया कि लगभग 6-7 महीने तक बारिश ही नहीं हुई, पूरे देश के अंदर अकाल पड़ गया और इससे जब लोग मरते हैं तो इसे दीर्घकालिक भुखमरी कहा जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग देखें तो भारत में साल 1983 में 16% जो हमारे लोग थे वो मौसमी भुखमरी का शिकार थे। मौसमी भुखमरी का मतलब कुछ महीने काम मिला, तो जब काम मिला तो पैसा था, जब काम नहीं मिला तो लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो अनाज नहीं रहा और इस वजह से लोग भुखमरी की कगार पर गए। ऐसी ही अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक अगर कोई अकाल पड़ा हो, अकाल का मतलब कि खाने को कुछ ना हो, ऐसा जो अकाल की स्थिति थी वो 2% रही और टोटल भारत के अंदर 100 में से लगभग 18% लोग भुखमरी से परेशान रहे थे, भुखमरी से पीड़ित रहे थे भारत के परिवार साल 1983 में। वहीं बात की जाए साल 1993 से 94 के अंदर, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो मौसमी भुखमरी थी उसका अनुपात बहुत तेजी के साथ कम हुआ। मात्र 4% जो परिवार थे पूरे भारत में वो आपको कैसे दिखते हैं, लगभग आपको दिखता है कि लगभग 4% के करीब जो भारत के परिवार रहे थे वो भुखमरी से परेशान रहे थे।
और ये मौसमी भूखमरी थी कि इन लोगों को काम नहीं मिला, इसी वजह से इनके सामने खाने की समस्या आई। बात की जाए हमारे दीर्घकालिक भुखमरी की, तो साल 1993-94 में जो अकाल वगैरह पड़ते थे वो बहुत कम हुए और इस वजह से 0.9% परिवार ही आपको दीर्घकालिक भुखमरी में फंसते हुए दिखे और पूरे देश के अंदर जो भुखमरी का अनुपात था वो आपको 5% के करीब दिखा। वहीं साल 1999 से साल 2000 के बीच हम देखते हैं कि जो मौसमी भुखमरी थी वो और कम हुई है, वो 2.6 रह गई है और जो दीर्घकालिक भुखमरी है वो और कम हुई है, वो 0.7% रह गई है और टोटल जो हमारे देश के अंदर भुखमरी हमें दिखी साल 2000 के आसपास वो 33% रही। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्रों का हमारे पास आंकड़ा रहा। बात की जाए शहरी क्षेत्रों की, तो साल 1983 की अगर बात की जाए, साल 1983 में जो हमारा शहरी क्षेत्र था वहां 5% जो परिवार थे वो मौसमी भुखमरी से परेशान थे, इनको काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो ये लोग भुखमरी की कगार पर रहे साल 1983 में। वहीं दीर्घकालिक भुखमरी शहरों के अंदर बहुत कम रही। आप देखते हैं कि साल 1983 में वो 0.8% थी, वहीं उसी समय गांव के अंदर ये 2.3% थी। और अगर टोटल देखा जाए शहरों के अंदर जो हमारी भुखमरी थी साल 1983 में वो 6.4 थी, गांव के अंदर 18.5 थी उसी समय के अंदर, उसी साल के अंदर। बात की जाए साल 1993 से साल 1994 के अंदर, तो उस समय मौसमी जो भुखमरी थी वो भारत के शहरी क्षेत्रों के अंदर आप देखते हैं कि 1.1% थी, गांव में वो 4.2 दिख रही थी। और वहीं बात की जाए दीर्घकालिक भुखमरी के, लंबे समय तक अकाल पड़ा, तो अकाल की वजह से जो हमारे शहर के लोग थे वहां पर जो रहने वाले परिवार थे वो साल 1993-94 में मात्र 0.5% परिवार ही दीर्घकालिक भुखमरी से परेशान थे और समस्त पूरे शहर की अगर हम बात की जाए, समस्त की जो पूरे शहरी हमारी जो भुखमरी रही वो 1.6। साल 1999-2000 का आंकड़ा है, यहां पर 0.6 मौसमी भुखमरी शहरी क्षेत्र में और दीर्घकालिक भुखमरी 0.3 और टोटल जो भुखमरी हमें शहरी क्षेत्र में दिखती है वो दिखती है 0.9। तो गांव में तो 3.3, शहरों के अंदर 0.9 आपको दिखती है। हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, साल 1993 से साल 2000 की बात हो गांव में, साल 1983 से साल 1983 से साल 2000 की बात हो, साल 1983 से 2000 की बात हो गांव के क्षेत्र में या फिर शहरों के क्षेत्र में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं कि जो भुखमरी से ग्रसित लोग हैं वो नंबर आपको घटता हुआ दिख रहा है ना। 15, पहले 18 था, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, पहले शहर में 6 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.9 हुआ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो भुखमरी का स्तर है वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है। और ये जो भुखमरी हमारे देश के अंदर जो लोग भूखे मर रहे थे, जिनके पास खाने के ज्यादा साधन नहीं थे, इसको कम करने में, ये जो भुखमरी की समस्या कम हुई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी हरित क्रांति का है। क्या है ये हरित क्रांति, भारत में ये कब हुई, हरित क्रांति के हो जाने से भारत में क्या बड़े परिवर्तन आए और हरित क्रांति ने भारत के अंदर जो लोग थे उनके सामने जो भुखमरी की समस्या थी उसको कैसे खत्म किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि भारत सरकार की ये कोशिश थी कि भारत के हर घर में अनाज पहुंच सके और भारत का हर व्यक्ति पेट भरकर सो सके, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना मरे। इसी के लिए भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा की कोशिश की गई और इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक चीज शुरू की जिसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। साल 1970 के दशक में, यानी कि साल 1970 के समय में, एग्जैक्ट ईयर की बात की जाए तो साल 1967 में, है ना। तो 1967 के अंदर आप देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति को शुरू किया गया और उस समय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति जब हुई थी, जब शुरू की गई थी, इसके पहले ना भारत में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा करते थे। अकाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अकाल का मतलब होता है कि अनाजों का खत्म हो जाना और भोजन की कोई भी उपस्थिति नहीं होना, चावलों का नहीं होना, किसी प्रकार का कोई अनाज ना होना, इसे ही अकाल कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के होने से पहले, आजादी के बाद, आजादी मिली है 1947 में, 1947 से 1967 के आसपास भारत में बहुत बार अकाल पड़ा जिससे लोगों को आप देखते हैं कि खाने की कमी हुई और वो भूखे तक मरे। लेकिन हरित क्रांति की जब हरित क्रांति भारत में होती है तो उसके बाद से भारत में कभी भी आप देखते हैं कि हमारे सामने अनाज की किल्लत बिल्कुल भी नहीं है और भारत में फिर कभी भी अकाल नहीं पड़ा। भाई ऐसा हुआ क्या, ऐसा आखिर हरित क्रांति में हुआ क्या कि जिसकी वजह से भारत में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। भारत के अंदर लोगों की जो भूखमरी की समस्या थी वो आप पीछे देखते रहे कि धीरे धीरे कम होती रही। ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इस बीच में आप देखते हैं कि कई बार ऐसा भी समय आया था हरित क्रांति के होने के बाद, बहुत बार ऐसा भी समय आया कि बारिश नहीं हुई। लेकिन बारिश के ना होने के बावजूद भी हमने क्या देखा कि हमारे साथ मुख्य तौर पर आप देखते थे कि जो अकाल था ना, अकाल का मतलब कि खाने की कमी थी, खाना समाप्त हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हम लोग ये देखें कि साल 1960 से साल 1961 के समय
भारत के अंदर कितना हम लोग उत्पादन कर रहे थे, पूरे भारत में अनाज का कितना उत्पादन हो रहा था, तो लगभग हम देखते हैं कि साल 1960 से 61 के बीच में 70 मिलियन टन से बढ़कर हमारा जो है ना, उस समय साल 1960-61 के अंदर हम लोग 70 मिलियन टन अनाज का उत्पादन कर रहे थे पूरे देश के अंदर। वहीं अगर बात की जाए हरित क्रांति के बाद के समय की, तो 2015 के अंतर्गत हम देखें तो ये 252 मिलियन टन हो गया दोस्त। 70 मिलियन टन से 252 मिलियन टन का उत्पादन किया। और साल 2016-17 के अंदर हमने 275 मिलियन टन का क्या किया, खाद्यान्न का उत्पादन किया, यानी कि चावल उगाए, गेहूं उगाए, ज्वार बाजरा अलग अलग हमारी फसलों को उगाया। तो 70 मिलियन टन से 275 मिलियन टन जो हम पहुंच पाए, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी हरित क्रांति का रहा था। और हरित क्रांति क्या थी दोस्तों? हरित क्रांति भारत के किसानों को सरकार ने क्या कहा, भारत के किसानों से सरकार ने कहा कि आपको अच्छे बीजों का प्रयोग करना है, अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग करना है, अच्छी खाद का आपको प्रयोग करना है, उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, मुख्य तौर पर अच्छी मशीन का प्रयोग करना है। पहले भारत के जो किसान थे क्या किया करते थे, बैलगाड़ी से क्या किया करते थे, अपनी फसल को जोता करते थे। सरकार ने कहा बैलगाड़ी नहीं भैया, ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर की मदद लाई गई, अच्छी प्रकार की खाद को लाया गया, सीवीवी जो हमारे बीज होते हैं उनका प्रयोग किया गया, और अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छी मशीन, अच्छे कीटनाशकों की वजह से भारत में जो अनाज की कमी हो जाया करती थी वो कम हुई और भारत में जबरदस्त मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। 70 मिलियन टन से आप देखते हैं कि साल 2016 तक आते आते, 1960 में 70 मिलियन टन है, साल 2016 तक आते आते ये 275 मिलियन टन हुआ। ये जो इतना ज्यादा उत्पादन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे बीजों की वजह से, अच्छी खाद की वजह से, अच्छी मशीन की वजह से, अच्छे कीटनाशकों की वजह से, या फिर हम कहें कि हरित क्रांति की वजह से रहा। आगे बढ़ते हुए यहां पर अब देखिए, देश में अब ज्यादा उत्पादन तो होने लगा। पहले हमारे देश में आप देख रहे थे दोस्तों पीछे कि भूखमरी की समस्या थी, धीरे धीरे कम होने लगी। कैसे कम होने लगी? क्योंकि हमारे देश में हरित क्रांति हुई। अब हरित क्रांति जब हुई, अब जब हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि 275 मिलियन टन अनाज पैदा हो रहा है हर साल 275 मिलियन टन अनाज आप देखते हैं, या फिर इससे ज्यादा धीरे धीरे कर आप देखते हैं कि पैदा होता जा रहा है। तो अब सरकार को समझ में आया कि हम इतना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो इस उत्पादन किए हुए सामान को सुरक्षित रखना जरूरी है, और इसीलिए सरकार ने प्रस्तुत किया बफर स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? जमा करके रखना। बफर का मतलब होता है जमा करके रखना, है ना, जमा कर रखना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप क्या करते हैं कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर जितना भी हमारा अनाज पैदा होता है, भारत के अंदर हमारा एक सरकारी विभाग है जिसे कहा जाता है भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम लोग कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा FCI है, ये भारत के अंदर हमारा जो अनाज है, यानी कि गेहूं है और चावल है ना, हमारे पास लगभग 275 मिलियन टन, उससे ज्यादा का अनाज भी उत्पादित हो जाता है। तो इसीलिए अब भारत के अंदर क्या किया जाता है, हम लोग अब अपने अनाज को क्या करने लगे, स्टॉक में रखने लगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जमा कर रखने लगे। किस लिए भैया? फ्यूचर के लिए जमा कर रखने लगे। तो भारत के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्य हैं? आप सभी को पता है कि पंजाब जरूरत से ज्यादा अनाज उगाता है, हरियाणा में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि हमारे आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही होता है, तमिलनाडु के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो भारत के ये जो राज्य हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन करते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि यहां से ज्यादा जो हमारा उत्पादन होता है ना, जहां से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उत्पादन जहां पर होता है, उस गेहूं को हमारा क्या है, आप देखते हैं कि जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको अपने पास रख लेता है ना। और आप क्या देखते हैं कि यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनको अपने गोदाम के अंदर रखता है, और फिर इसको क्या करता है, भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आप देखते हैं कि कोशिश करता है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर जहां पर हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है, भारत का सरकारी विभाग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इन राज्यों के किसानों से अनाज को जमा कर लेता है और इसको खरीद लेता है, और फिर सरकारी गोदाम के अंदर रखा जाता है। और आप देखते हैं कि भारत के वो गरीब जिन तक अनाज नहीं पहुंच पाता है ना, जिनकी आमदनी बहुत कम है, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन के 50 रुपए कमाते हैं, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन के 100 रुपए कमाते हैं। अब इनको भी तो अपना पेट भरना है ना, और अगर ये खुले बाजार में लेने जाएंगे तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा। 40 रुपए किलो आटा मिलेगा, आप देखते हैं कि 60 रुपए किलो चावल मिलेंगे। तो इसीलिए मुख्य तौर पर भारत के अंदर जो हमारा किसान है, जो हमारे छोटे मजदूर हैं, जो 100 रुपए एक दिन के कमाते हैं, जो बहुत गरीब है, जो बहुत निर्धन है, भारत की सरकार क्या करती है, भारत की सरकार उनको सरकारी गोदाम से सस्ता अनाज देती है। क्या करती है? निर्गत कीमत पर उनको क्या करती है, सस्ता अनाज देती है ना, बहुत कम कीमत पर। 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल भारत की सरकार उनको मुहैया कराती है। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को हम लोग जन वितरण प्रणाली या फिर PDS के नाम से भी पुकारते हैं। तो मुख्य तौर पर
भारत की सरकार क्या करती है कि जब हमारे पास ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा हुआ तो इस अनाज को भारत का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई अपने यहाँ जमा कर लेता है। अब इसके पास जो अनाज पैदा हुआ है इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका एक भाग तो हम देश के गरीबों तक पहुंचाते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन तक पहुंचाया जाता है और उनको सस्ता गेहूं दिया जाता है बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, इस तरीके से उनको मिलता है। दालें मिलती हैं, सरसों का तेल मिलता है। तो कुछ जो हमारा अनाज का हिस्सा होता है वो तो गरीबों तक पहुंचा दिया जाता है और उसका कुछ भाग जो होता है उसको हम लोग भविष्य के लिए क्या कर लेते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि देश में कहीं कोई आपदा आ गई, कहीं कोई विपदा आ गई। जब देश में कोरोना आया था दोस्तों साल 2020 में, जब देश के सारे बाजार, दुकानें, मार्केट बंद थे, तो भारत के गरीबों तक खाना पहुंचाया गया था। भारत का कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरा था। भारत की सरकार ने यह कोशिश करी थी कि भारत का हर व्यक्ति पेट भरकर सोए। तो इसके अंदर कहां से आया ये अनाज? उस समय तो हमारे किसानों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारे देश की जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी हमारे गोदाम थे वहां पर हमने पहले से ही अपने अनाज को जमा किया हुआ था। उसी अनाज की मदद से हम लोग क्या कर पा रहे थे, हम लोग मुख्य तौर पर अपने देश के किसानों, अपने लोगों की मदद कर पा रहे थे। तो बफर स्टॉक यानी कि हम अनाज को जमा कर लेते हैं और कुछ हिस्सा जो होता है वो गरीबों तक पहुंचाया जाता है। अब इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को हम लोग कहते हैं कि जब देश की सरकार देश के गरीबों तक क्या करती है, सस्ती दरों पर, सस्ती कीमत पर क्या करती है, अनाज प्रोवाइड कराती है। इसको हम लोग कहते हैं जन वितरण प्रणाली। भारत के अंदर मुख्य तौर पर देखा जाए, भारत के सरकार के द्वारा बहुत सी सरकारी अनाज की दुकानें हैं, है ना। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर हमारे पास लाखों सरकारी दुकानें हैं और यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर आप देखते हैं कि उचित मूल्य पर, उचित मूल्य का मतलब होता है बहुत कम कीमत पर क्या किया जाता है, इन राशन की दुकानों में हमारे गरीब भाइयों को अनाज दिया जाता है। क्या क्या मिलता है दोस्तों? यहां से चीनी मिलती है, दालें मिलती हैं, तेल मिलता है और चावल मिलते हैं। तो बहुत सस्ती मात्रा में आप लोग देखते हैं कि इन सरकारी राशन की दुकानों से जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अनाज को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि यदि कोई परिवार राशन की दुकान से सामान खरीदना चाहता है तो वो यहां से क्या कर सकता है, उसे राशन कार्ड बनवाना होता है। जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर आपको देखते हैं कि आपको राशन कार्ड दिया जाता है। कि मान लीजिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार का राशन कार्ड मिलेगा, आप यूपी में रहते हैं तो आपको यूपी का राशन कार्ड मिलेगा। अगर आप गरीब हैं और गरीब होने के साथ आप सरकारी राशन कार्ड से, सरकारी राशन की दुकान से अनाज लेना चाहते हैं तो पहले आपको राशन कार्ड बनवाना होगा। आप राशन कार्ड बनवाएंगे तो फिर आपको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, इस प्रकार से अनाज मिलना जारी रहेगा। क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि एक राशन कार्ड आपको मिल जाता है, कि आप गरीब हैं तो भारत की सरकार आपको एक राशन कार्ड दे देती है और इस राशन कार्ड पर आपको 1 महीने के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, 35 किलो अनाज मिलता है। कि 1 महीने में एक परिवार को 35 किलो अनाज तो मिलेगा। 35 किलो अनाज आपको मिल रहा है, यानी कि गेहूं। 5 लीटर आपको मिट्टी का तेल मिलता है ताकि आप लोग अपने घर के अंदर चूल्हा जला सकें और 5 किलो आपको चीनी मिलती है। तो 5 किलो चीनी भी देती है सरकार, 5 किलो अनाज, इसके अंदर चावल और गेहूं भी होता है और 5 लीटर मिट्टी का तेल भी दिया जाता है। तो इन अनाज की दुकानों से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर सरकारें हमारे ग्रामीण लोग, हमारे जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, उनको सस्ती दरों पर अनाज प्रोवाइड कराती है। और इसी को हम लोग जन वितरण प्रणाली कहते हैं। कि मान लीजिए कि वस्तु की लिस्ट और मात्रा राज्यों के हिसाब से बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें दी जाती हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि कुछ राज्यों के अंदर आप देखते हैं कि चीनी नहीं दी जाती है, वहां पर मसाले दिए जाते हैं। तो कुछ राज्यों के अंदर आप देखते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं। तो वस्तु की जो कीमत होती है या फिर आप देखते हैं कि वस्तु की जो मात्रा होती है वो अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। राशन की दुकानों की अगर बात की जाए तो भारत में आप देखते हैं कि राशन की दुकानों की शुरुआत भारत में जो बंगाल का अकाल हुआ था साल 1944 में, भारत के अंदर बंगाल का अकाल आया था आजादी से पहले। और उसी के बाद से ये रियलाइज हो गया था कि हमें अपने देश के अंदर हर गरीब व्यक्ति तक अनाज पहुंचाना है और इसके लिए हमें सरकारी दुकानों की जरूरत है। तो उसके बाद से ही ये आइडिया पर काम किया जाने लगा था और उसके बाद से ही भारत में हमने क्या किया था, मुख्य तौर पर सरकारी हमारी दुकानों को शुरू किया था, है ना। और भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस सिस्टम को साल 1960 के दशक में जिंदा किया गया, यानी कि भारत के अंदर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के गरीबों तक सस्ती मात्रा में अनाज पहुंच सके, इसके लिए जो राशन कार्ड, राशन की जो सरकारी दुकानें हैं, ये साल 1960 के अंतर्गत से खोली गई और आज के समय में भी ये खुली हुई हैं और ये भारत के गरीबों का पेट भर रही हैं।
आगे बढ़ते हैं कि साल 1970 के दशक में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारा ये खाद्य सुरक्षा था, इससे निपटने के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत की सरकार ने शुरू किए। साल 1960 में राशन की दुकानें बन गई, लोगों को अनाज मिला करता था। उसके 10 साल बाद भारत की सरकार ने 3 बड़े कार्यक्रमों को शुरू किया और इन 3 बड़े कार्यक्रमों के तहत क्या किया गया, हम लोग मुख्य तौर पर क्या करने लगे, अनाज की सुविधा अपने किसानों तक, अपने ग्रामीणों तक, अपने गरीबों तक पहुंचाने लगे। क्या करा, सबसे पहले हमने जन वितरण प्रणाली को शुरू किया, उसके बाद एकीकृत बाल विकास सेवाओं को शुरू किया और काम के बदले अनाज, इन 3 स्कीमों को आप लोग देखते हैं साल 1970 के बाद से भारत में शुरू किया गया, ताकि भारत के अंदर जो भूखमरी की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है, उसे कम किया जा सके। क्या होती है जन वितरण प्रणाली, चलिए देखते हैं। जन वितरण प्रणाली का मतलब यह है कि इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं कि इस सिस्टम को मजबूत किया गया कि अधिक से अधिक जो लोग हैं, है ना, कि भारत के अंदर क्या है, साल 1970 में हमने देश के अंदर खाद्य की जो असुरक्षा है, जिन लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा, उन तक पहुंचाने के लिए 3 चीजों को शुरू किया, जन वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज। अब ये जन वितरण प्रणाली क्या है, ये तो वही है जो आपको बताया कि देश की सरकार राशन की दुकानें खोलेगी सरकारी, और देश की इन सरकारी राशन की दुकानों में आप राशन कार्ड की मदद से अनाज ले सकते हैं। क्या भारत में हर राज्य के अंदर तब तक सरकारी दुकानें थी? नहीं। तो इसकी सबसे पहली कोशिश यही थी कि भाई सरकारी राशन की दुकानों को खोला जाए और अपने हर गरीब भाई को राशन कार्ड दिया जाए। तो इस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश सबसे पहले की गई, ताकि अधिक से अधिक जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके और उनको खाने की सुविधा दी जा सके। तो सबसे पहले हमने साल 1970 के अंदर जो हमारी सरकारी राशन की दुकानें थी, जो साल 1960 में शुरू हुई थी, 70 के अंदर हमने इनको क्या किया, ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश की और भारत के हर गरीब को इस राशन की दुकान से जोड़ने की कोशिश की। दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। एकीकृत बाल विकास सेवाओं को हम लोग कहते हैं ICDS। क्या कहा जाता है? ICDS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, अब कोई बच्ची है, कोई बच्चा है जो गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके माता पिता के पास खाने के साधन ही नहीं है, तो उस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं? हर बच्चे को एक सुरक्षित जीवन प्राप्त करने के लिए, एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए, एक स्वस्थ बॉडी प्राप्त करने के लिए एक अच्छे खान पान की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो सरकार क्या कर रही है, जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक पहुंच रही है, राशन की दुकानें वहां पर खुलवा रही है और उनको राशन कार्ड दे रही है। दूसरा है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको उचित पोषण की बात की जा रही है, और इसी के उद्देश्य से आप देखते हैं कि भारत के अंदर साल 1970 में क्या किया गया दोस्तों, एकीकृत बाल विकास सेवा को शुरू किया गया। तीसरा है काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज को कहा जाता है FFW। क्या कहा जाता है दोस्तों? आप देखते हैं कि FFW से कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पर क्या कर लें, सरकार आपको कोई काम देगी, सरकार आपको कुछ समय के लिए काम देगी, आप सरकार के लिए काम करेंगे, छोटा मोटा जो काम होता है, और उसके बाद सरकार जो आप दिन में काम करेंगे उसके बदले आपको अनाज दे देगी। तो है ना, तो मुख्य तौर पर सरकार ने देश के अंदर जो हर व्यक्ति तक अनाज पहुंच सके, इसके लिए 3 तरीके अपनाए। सबसे पहला, जो हर शहर के अंदर, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने जन वितरण प्रणाली को मजबूत किया। साल 1970 में हमारे जो गरीब बच्चे थे उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी, उनका टीकाकरण कराया ताकि उनको अच्छा इलाज मिल सके, और काम के बदले अनाज की सुविधा को शुरू किया गया कि आप सरकार के लिए काम कीजिए और जब आपका मेहनताना सैलरी देने की बात आए तो आप सरकार से अनाज ले लीजिए, और इस तरीके से काम हुआ। अगर हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा समय समय पर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये 3 कार्यक्रम तो सरकार ने किए ही, इसके अलावा सरकार देश में और भी कार्यक्रम करती रही गरीबी उन्मूलन के लिए। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी को हटाने के लिए। कोई आदमी भूखा आखिर क्यों रह जाता है? कोई आदमी भूखा रह जाता है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। तो सरकार ने देश के अंदर मुख्य तौर पर गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी की समस्या को कम करने के लिए इन 3 कार्यक्रमों के अलावा कुछ और चीजें भी की हैं। सरकार ने मुख्य तौर पर क्या किया, जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं आते, भाई कोई व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास खाने को नहीं है और आप उससे कहें कि चलिए पढ़ने के लिए जाइए, अगर मैं आपको 3 दिन तक खाना ना दूं और फिर कहूं कि फिर पढ़ो, आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, पहले खाना दो तभी दिमाग चलेगा, है ना। हम सभी को जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत है, और अगर किसी के पास खाना ही नहीं होगा तो फिर वो पढ़ाई की तरफ क्यों जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो भारत के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, भारत के जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पर क्या किया गया, मिड डे मील। क्या किया गया दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया, यानी कि दोपहर का खाना सरकार देना शुरू कर चुकी थी ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं इनको ताजा और पौष्टिक भोजन मिल सके, है ना। भारत के जो हमारे गरीब बच्चे हैं, मिड डे मील स्कीम के तहत इनको ताजा और पौष्टिक भोजन मिल सके, सरकार इसकी कोशिश करती रही ताकि
जो भारत के अंदर हमारे बच्चे हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता, और आप देखते हैं कि इसके जरिए सरकार उनकी मदद बड़े स्तर पर करती आ रही है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है दोस्तों, है ना। तो इसके जरिए भी हमारे देश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं और देश का हर व्यक्ति पेट भरकर अपने आप को आगे बढ़ा सके, इसकी कोशिश करते हैं। अब यहां पर क्या किया गया, आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर हम ये देखते हैं कि भारत की सरकार के द्वारा अनेक अलग अलग हमारी जो योजनाएं हैं इनको शुरू किया गया है। यहां पर लिखा है पीडीएस की वर्तमान स्थिति। पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंग्लिश में इसको पीडीएस के तौर पर जाना जाता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर भारत की सरकार ने अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं रही थी इनको शुरू किया, और इन योजनाओं की मदद से भारत में बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि अनाज की हमने मुख्य तौर पर उपस्थिति की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो साल 1992 से आज के समय तक ये चल रही है, और मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सब तक, ये सब व्यक्ति जो गरीब हैं, जो हमारे सभी गरीब व्यक्ति हैं, उन तक क्या किया जा सके, उनको गेहूं मिल सके, उनको चावल मिल सके, ये उनको प्रोवाइड किया जाता है। 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल उनको मिलता है। फिर भारत की सरकार ने एक और स्कीम चालू की थी जिसे कहा जाता है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी इसमें कुछ बदलाव किया और इसका नया स्वरूप, है ना, अमेंडमेंट जो रूप था उसका प्रस्तुत किया गया। तो साल 1992 में ही आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया गया। भारत में वो हमारे लोग जो पिछड़े रह गए हैं, पिछड़े यानी कि बहुत आपको क्या दिखते हैं, गरीब देहाती क्षेत्रों में रहते हुए दिखते हैं, कमजोर क्षेत्रों में रहते हुए दिखते हैं, उनको 20 किलो अनाज तक की सुविधा भारत की सरकार ने शुरू की, जिसके तहत गेहूं और चावल ये दिया जाता था। इसी के साथ आप देखते हैं कि साल 1997 में भारत के अंदर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया गया। जो भारत के गरीब लोग हैं, वो जो भारत के एकदम गैर निर्धन, एपीएल कौन होते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा का मतलब क्या है कि ये गरीबी रेखा उससे थोड़े से ऊपर है, यानी कि वो एकदम गरीब नहीं है, वो बिल्कुल गरीब नहीं है, बस थोड़े से वो क्या है, उनके पास थोड़ी सी अच्छी सुविधा है। तो भारत के अंदर जो हमारे निर्धन रहे थे और गैर निर्धन लोग रहे थे, जिनके पास थोड़ा बहुत अपना क्या होता है, जीवन को जीने का तरीका होता है, तो उनको भारत की सरकार 35 किलो अनाज मुख्य तौर पर देती है। तो जो हमारे बीपीएल कार्ड धारक हैं उन्हें गेहूं मिलता है, उसी के साथ चावल मिलता है, और जो एपीएल हमारे कार्ड धारक है उनको 4 रुपए किलो गेहूं और 7 रुपए किलो आप देखते हैं कि उनको चावल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना को भी शुरू किया, और ये साल 2000 के अंतर्गत शुरू की गई थी। और यहाँ पर जो निर्धनों में सबसे निर्धन है, यानी कि जो हमारे मजदूर लोग हैं, हमारे आदिवासी लोग हैं, उनके लिए शुरू की गई। इनको हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो मिलता है। फिर तीसरा है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना मतलब मुख्य तौर पर यह साल 2000 में शुरू की गई थी। तो भारत के वो लोग जो 60 साल के ऊपर हैं और मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि वो गरीब हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार क्या करती है, ऐसे हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज देती है, और ये पूरे तौर पर मुफ्त होता है, आपको 1 भी रुपया सरकार को नहीं देना होता। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। भारत के अंदर एक नियम बनाया गया था जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहा गया, कानून कहा गया, जो साल 2013 में बना। और इसके तहत भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे योग्य परिवार हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा अर्जित कर लेते हैं, उनको दिखता है कि हर व्यक्ति के एक मान लीजिए कि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, तो हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा, है ना, और इनको भी चावल और गेहूं देने की कोशिश की जाती है। तो भारत में अलग अलग नाम से भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो हमारी योजनाएं हैं उनके नाम बताए, किस साल में वो शुरू हुई वो देखी, वो किन किन लोगों से संबंधित थी, कितना कितना अनाज मिलता था और क्या क्या चीजें कितने कितने रुपए में मिलती थी, इसको हमने डिस्कस करना आप सभी के साथ जारी रखा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो हमारा पीडीएस है इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। पीडीएस का मतलब क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या कहा जा रहा है इसे कहा जा रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, के भारत के हर गरीब तक अनाज पहुंच रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि गरीबों की मदद करने के लिए भारत में पीडीएस को शुरू किया गया, है ना, पीडीएस को, है ना, इसको शुरू किया गया, पब्लिक डायरेक्ट सप्लाई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि इसके अंदर ना कुछ हमें प्रबंधन खराब दिखता है कि भारत की सरकार इतना अच्छा तो कोशिश कर रही है, लेकिन क्या भारत के गरीबों का सच में फायदा हो रहा है? अगर हम जमीनी हकीकत को देखते हैं तो क्या सच में भारत का गरीब इतना अनाज प्राप्त कर पाता है जितना भारत की सरकार कहती है कि मिलेगा? कि जो हमारे निर्धन और गैर निर्धन है 35 किलो अनाज मिलेगा,
जो हमारे गरीबों में एकदम गरीब है, आदिवासी लोग हैं, उन्हें 35 किलो अनाज मिलेगा? क्या मिलता है? आपको पता है कि ऐसा नहीं है। भारत के अंदर हमें भ्रष्टाचार देखने को मिल जाता है, और भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है कि जितना अनाज आता है उतना अनाज नहीं दिया जाता। आप क्या देखते हैं कि सरकार 35 किलो अनाज भेज रही है, ये दुकानदार चालाकी चल लेते हैं और अपने जो देखते हैं कि जरूरतमंद लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको 15-20 किलो ही अनाज देते हैं। हर व्यक्ति से, हर परिवार से 15-15 किलो अनाज ये छीन लेते हैं, उनको नहीं देते। और आपको दिखता है कि उनको डराकर धमकाकर रखते हैं। जो हमारे एपीएल और बीपीएल के कार्ड धारक हैं, उनके लिए आप लोग देखते हैं कि उनको राशन की दुकानों के बाहर की चीजें मिलती हैं। ये कह दिया जाता है जो कार्ड धारक है कि भाई इस महीने अनाज आया ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो दुकानदार होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो गलत काम करते हैं। मुख्य तौर पर जनता का जो आप देखते हैं कि अनाज है उसको लूट लेते हैं, जितना अनाज मिलना चाहिए उतना अनाज नहीं देते और जनता को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। और क्या करा जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसको बाहरी बाजार में बेचा जाता है। क्या किया जाता है कि सरकार भेज रही है जनता के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और आपको दिखता है कि 3 रुपए किलो चावल, लेकिन ये दुकानदार जनता को ना देकर इस गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचते हैं। अब जो चावल आप सरकारी दुकान से खरीदते हैं वो 3 रुपए में मिल जाता है, वहीं ऐसे ही चावल अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो आपको 30 रुपए 40 रुपए किलो मिलता है। तो ये आपको दिखता है कि ज्यादा लाभ कमाने के लिए ये जो सरकारी दुकानों में काम करने वाले दुकानदार होते हैं वो इसको क्या करते हैं, वो उसको खुले बाजार में बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे फायदा होता है। आप देखते हैं कि कभी कभार अगर राशन दिया भी जा रहा है तो दोस्तों राशन की क्वालिटी बहुत गंदी होती है। क्या किया जाता है, अगर ये राशन दे भी रहे होते हैं तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं कि जो अच्छा राशन होता है उसे रख लेते हैं और बुरा राशन जो खाने लायक नहीं है, जो सड़ा हुआ राशन है, वो जनता को दिया जाता है ना। तो अपने फायदे के लिए आप देखते हैं कि जनता के साथ ये दुकानदार क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं। भाई दुकानदार पर ये अनिवार्य है कि वो महीने के 30 दिन क्या करेगा, दुकानों को खोलेगा। क्या पूरे 30 के 30 दिन दुकान खुलती है? ऐसा भी नहीं होता। आप देखते हैं कि ये जो सरकारी दुकानों के राशन के मालिक होते हैं ये अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, दुकान को नियमित तौर पर नहीं खोलते, और जिससे आप देखते हैं कि लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको जब अनाज की जरूरत होती है तो तब उनको अनाज नहीं मिलता। तो भारत के अंदर जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो तरीका है वो अच्छा है, लेकिन इसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सी कमियां हैं। गलत अनाज दिया जा रहा है, जो अनाज आ रहा है उसको खुले बाजार में बेच दिया जाता है, लोगों को डरा धमका कर रखा जाता है और दुकान को अनियमित तौर पर खोला जाता है, और जनता के सामने ये परेशानियां हैं। सरकार को उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब भारत के अंदर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत के अंदर हमारा बफर स्टॉक का मतलब है कि हमारे देश की सरकार कितना अनाज जमा कर रख रही है भविष्य के संदर्भ में, कि अगर कहीं आपदा आ जाए, कोई महामारी आ जाए तो हम कैसे बच सकते हैं। साल 2000 की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि भारत की एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 63 मिलियन टन का अनाज बचा हुआ है ना। साल 2000 की बात हो रही है। साल 2003 के अनुसार भारत के अंदर हमने अपना देखा दोस्तों कि हमारे पास 63 मिलियन का जो स्टॉक था वो हमने जमा कर रखा हुआ था। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा निर्धारित स्टॉक था कि एग्जैक्ट कितना था, तो हम देखते हैं कि वो 23.4 मिलियन टन के भी बराबर था। तो साल 2003-2 में आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत सूखा भी पड़ा था। भारत के कुछ इलाकों में आप देखते हैं कि बारिश नहीं हुई थी, तो जब सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो जो वहां के लोग थे वहां पर अनाज की समस्या हुई। तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि हमने एफसीआई ने मुख्य तौर पर क्या किया था, उसी हमारे जो जमा हुआ स्टॉक था ना उससे लोगों की मदद की थी। और आप देखते हैं कि बफर स्टॉक मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारी आपदा आती है, कोई महामारी आ जाती है, उसमें देश की सरकारों का, लोगों का बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि फायदा कराता है। अब भारत के किसानों के संदर्भ में एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और इससे किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, इसको एक एक कर आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और इससे पैदा होने वाली समस्या। अब कोई किसान है, मान लीजिए कि वो चावल का उत्पादन करता है और चावल उसने जो उगाया वो कितना था दोस्त, वो है 100 किलो। मान लीजिए चावल उगाया या फिर धान उगाया, धान और चावल एक ही होता है। अब 100 किलो चावल उगा, अब ये बाजार में बेचने जा रहा है, तो इसको कहा जा रहा है कि भैया बस 500 रुपए मिलेंगे इस पूरे चावल के, है ना। बाहर के जो अलग अलग आप देखते हैं कि जो ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि 100 किलो चावल है, रख जाओ, 500 रुपए ले जाओ। लेकिन किसान की जो ये मेहनत है उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा, 500 रुपए की कीमत नहीं है। तो आप देखते हैं कि बहुत से जो दुकानदार होते हैं, बड़े ठेकेदार होते हैं, वो हमारे किसानों को लूटते हैं। तो सरकार ने क्या कहा कि आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो खुले बाजार में चले जाओ, खुले बाजार में आप जितना चाहे, जितने पैसे पे चाहे अपना अनाज बेच सकते हो।
दूसरा तरीका है कि भाई हमने ना सरकारी दुकान बना दी है। भारत की सरकार ने क्या कहा कि हमने सरकारी गोदाम बना दिए हैं और इन सरकारी गोदाम में आप आओ और हमने इसमें तय कर दिया है। क्या तय कर दिया है? एक न्यूनतम रकम तय कर दी है। किसी भी वस्तु का जो असली प्राइस है कम से कम कितना हो सकता है वो तय कर दिया। मान लीजिए 100 किलो गेहूं है और इसकी जो वास्तविक कीमत थी वो 1000 रुपए है, तो भारत की सरकार क्या करेगी, जो उसकी वास्तविक कीमत होती है उसी पर अनाज लेना शुरू कर देगी। तो अब किसान के पास दो मौके हैं, दो तरीके हैं। वो चाहे तो खुले बाजार में चला जाए, वहां जाकर बेचे, वो 1000 से ज्यादा भी वहां पर बेच सकता है ना, अगर उसको कोई अच्छा वो मिल गया ग्राहक खरीदने वाला। और कम में भी हो सकता है कि उसको लोग 500 में ही कहेंगे 500 में देके जाओ। लेकिन सरकार क्या कहती है कि हम आपसे आपके अनाज को खरीदने के लिए तैयार हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तैयार खरीद लेंगे कि जो उसका एग्जैक्ट कीमत बनती है ना, कम से कम जो उसकी एग्जैक्ट कीमत बनती है उतने पर खरीद लेंगे। इसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने से ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इसको देख लेते हैं। भैया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर आप देखते हैं कि जो हम अनाज बेचने के उद्देश्य से अधिकतर किसान क्या कर रहे हैं, अब गेहूं और धान उगाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारी सरकार है वो किन अनाज पर क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, सिर्फ गेहूं और चावल पर देती है। और इसीलिए भारत के अधिकतर किसान इसी में लगे हुए हैं कि वो हर साल गेहूं और चावल को ही उगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर अगर वो बेचने जाएंगे तो जितनी कीमत है उससे कम पैसा मिलेगा। सरकार जितनी कीमत है उतना तो उनको पैसा दे ही देती है, तो जितनी कीमत है उसको प्राप्त करने के लिए भारत के किसान गेहूं और चावल का ही उत्पादन करे जा रहे हैं, क्योंकि इसी पर क्या किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अब जब गेहूं और चावल का ही सारे किसान उत्पादन कर रहे हैं तो भारत में जो हमारे मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, जिस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, सिर्फ गेहूं और चावल पर ही दिया जाता है, ज्वार बाजरा मक्का पर नहीं दिया जाता। तो हर किसान गेहूं चावल को उगा रहा है और इसी वजह से हमारा जो ज्वार बाजरा और मक्का है उसकी कमी हम लोग होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, धान और चावल की खेती, धान मतलब जो हमारा चावल होता है, ये चावल और गेहूं की खेती में गहन सिंचाई की भी जरूरत होती है, क्योंकि हर किसी को भाई पैसा चाहिए कि अगर मैं जितना पैसा लगा रहा हूं कम से कम उतना तो मुझे मिल ही जाए जिससे मैं अपने परिवार को पाल लूं। तो आपको दिखता है कि भारत की सरकार सिर्फ गेहूं और चावल पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि भारत के किसान गेहूं और चावल के उत्पादन में लगे हुए हैं, जिससे हमारे जो मोटे अनाज हैं ज्वार बाजरा रागी उसकी कमी हो रही है। अच्छा, चावल और गेहूं की खेती में आप देखते हैं कि इसमें ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत या फिर गहन सिंचाई की जरूरत होती है और ज्यादा सिंचाई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जमीन के गर्भ से जो हमारा भूमिगत जल है उसको ट्यूबवेल की मदद से निकाल रहे हैं, है ना। तो जमीन का जो भूमि का जल है आपको दिखता है कि वो आपको तेजी से कम होता हुआ दिखता है, क्योंकि मनुष्य है, किसान भाई हमारी इसकी जो खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी को जमीन से निकाले जा रहे हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि कई राज्यों में हमारी सहकारी समितियों ने पीडीएस से बेहतर काम किया। अगर हम देखें कि भारत के अंदर बहुत सी हमारी सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का मतलब है कि कुछ आप देखते हैं कि प्राइवेट संगठन है जो लोगों से सीधे जुड़ गए हैं, सरकारी नहीं, कुछ आप देखते हैं कि प्राइवेट संगठन है जो लोगों से सीधे जुड़ गए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जो सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी ना, उससे बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर अगर हम लोग देखें, जो 94% राशन की दुकानें हैं वो सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती, वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का मतलब कि लोगों के ही जो समाज सुधारक लोग थे उनके द्वारा ही बनाए गए कुछ ग्रुप हैं। वही तमिलनाडु के अंदर 94% जो राशन की दुकानें हैं वो ये सहकारी समितियों के द्वारा, जो समाज सुधारक लोग हैं इनके द्वारा चलाई जा रही हैं और ये सरकार से बेहतर काम आपको दिख रहा है कि करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने अनाज बैंकों की स्थापना की है। तो महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं कि एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने अनाज बैंकों की स्थापना की है। जो किसान होते हैं ना, इन अनाज बैंकों के अंदर आते हैं, वो सरकार के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वहां ना जाकर इन सरकारी आप देखते हैं कि अनाज बैंकों में आते हैं इस एकेडमी में और अपने अनाज को जमा कर देते हैं और ये अनाज सीधा गरीबों तक जाता है। तो किसान अच्छी कीमत पर अपने अनाज को बेच लेता है और जो गरीब लोग हैं आप देखते हैं कि इस संगठन के द्वारा उन गरीब लोगों तक उस अनाज को पहुंचा दिया जाता है। ऐसे दिल्ली के अंदर देखें तो भारत के अंदर जो हमारा दिल्ली में मदर डेयरी है, भारत के अंदर दिल्ली में जो हमारी मदर डेयरी है, आहा, मदर डेयरी जो है ना दोस्तों, आपको क्या दिखता है, ये भी भारत के अंदर लोगों तक क्या कर रही है, फल सब्जियों को बहुत सस्ती दरों पर पहुंचा रही है। अगर आप मदर डेयरी का दूध लेते हैं, दही लेते हैं, तो ये बहुत कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सामान देती है जो सरकार नहीं दे पा रही। सरकार की सरकारी दुकानें भी होती हैं, है ना, इन सभी चीजों की, लेकिन उनकी पहुंच इतनी अच्छी नहीं है। तो भारत में जो हमारी ये सहकारी समितियां हैं ये भी अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी अमूल हुई,
और आप देखते हैं कि ये सभी भारत के लोगों तक क्या कर रही है, दूध का पहुंचाने में मदद कर रही है। देखिए सहकारी समितियां क्या है, सहकारी समिति का मतलब है, जैसे आप अमूल के एग्जांपल से समझिए। अमूल क्या है दोस्तों, अमूल भारत के अंदर दूध को बनाने वाली एक कंपनी है। भाई अमूल कंपनी ने क्या किया, गुजरात के अंदर अपने बिजनेस को शुरू किया, और क्या किया, अमूल कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया, गुजरात के जो किसान थे, ग्वाले थे जो दूध निकाला करते थे, उनके पास गए और उनसे कहा कि तुम ना हमारे पार्टनर बन जाओ। सहकारी समिति का मतलब होता है कि आप ना लोगों को अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो कंपनी के अंदर जो किसान थे उनको पार्टनर बना लिया। अब किसान जो दूध लेकर आते कंपनी के मालिक को देते, कंपनी का मालिक उन्हें पैक करता, अच्छी क्वालिटी का दूध लेकर आते किसान, और ये अच्छी क्वालिटी का दूध कंपनी अमूल जो थी उसको पैक कर कर सस्ती दरों पर बेचती। तो अपना भी लाभ रखते वो और किसानों का भी लाभ रखते। तो मुख्य तौर पर सहकारी समिति बिजनेस करने का वो मॉडल होती है जिसके अंदर जो आप देखते हैं कि लोगों को अपना पार्टनर बनाकर बिजनेस किया जाता है। और आप देखें कि ये सरकारी जो हमारा तंत्र है, सहकार जो हमारा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उससे काफी बेहतर काम कर रहा है। तो भारत के अंदर अगर आप देखें कि भारत सरकार का कोई दूध व्यवस्था नहीं है, भारत के अंदर हर व्यक्ति तक दूध या तो मदर डेयरी का पहुंचता है या फिर अमूल का पहुंचता है ना। और आप देखते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हमारे तंत्र हैं ये सहकारी तंत्र ही है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप सभी के समक्ष इस हमारा ये जो खाद्य सुरक्षा वाला चैप्टर है इसके प्रश्न उत्तर को एक एक कर हम लोग डिस्कस करना जारी रखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हर एक बिंदु को जो आपके इस चैप्टर से संबंधित है उसको हम लोग आप सभी के सामने रखते चलेंगे। सवाल है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है कैसे? भाई भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा इन 3 तरीकों से सुनिश्चित की जाती है। सबसे पहला कि भारत के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, कि सरकार भारत के किसानों से कहती है कि आप हमें जो किसी चीज, जो आपका अनाज है उसकी जो कम से कम कीमत है, जो उसकी वास्तविक कीमत है उस पर हमें बेच दो। तो सरकार किसानों से जो उनकी कीमत है, एग्जैक्ट कीमत है, कम से कम कीमत है, उससे खरीदती है अनाज। और इस अनाज को क्या किया जाता है, फिर इस अनाज को बफर स्टॉक में रखा जाता है, सुरक्षित कर रखा जाता है। और फिर आप देखते हैं कि इसको जन वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनको सस्ती कीमत तक उन तक अनाज को पहुंचाया जाता है। तो पहले किसानों से खरीदा, उसके बाद इसको जमा किया, इसका कुछ भाग गरीबों तक सस्ती दरों में आप देखते हैं कि भारत की सरकार पहुंचाती है। अगला है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। किन लोगों में आप देखते हैं कि जहां पर खाने की आप देखते हैं कि कमी हो सकती है, जिन तक खाना नहीं पहुंच सकता, जिनके पास जमीन नहीं होती, जो हमारे भूमिहीन गरीब लोग हैं, जो पुराने तौर पर क्या है हाथ से चीजों को क्या करते हैं, बनाते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है। आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर वो सबसे ज्यादा आपको क्या देखते हैं, कोई समस्या आ जाने पर, जब कोरोना आया था आप और हम सब तो घर के अंदर बैठे हुए थे आराम से, ये वो लोग थे हमारे जिनके पास ना तो कोई घर था ना इनका कोई परिवार था, जो बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, इनके सामने खाने की सबसे ज्यादा समस्या आती है। और देश की सरकार क्या करती है, शहरी इलाकों के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे कम जिनको मौसम के हिसाब से काम मिलता है, जिनको 6 महीने काम मिला, 6 महीने काम नहीं मिला, ऐसे जो लोग होते हैं वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपको प्रभावित या फिर ग्रसित दिखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कौन से राज्य खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रसित हैं, यानी कि जहां पर आप देखते हैं कि लोगों के सामने पेट भरने की समस्या है, वहां के अधिकतर लोग अभी भी खाने की समस्या से गुजर रहे हैं। तो भारत के अंदर अगर हम देखें कि हमारे कुछ राज्य हैं जिन्हें बीमारू राज्य कहा जाता है। बीमारू राज्य का मतलब क्या है कि इन राज्यों के अंदर ना अभी भी आप देखते हैं कि खाने पीने की स्थिति ज्यादा अच्छी मात्रा में नहीं है। कौन कौन से राज्य हुए, हमारा मुख्य तौर पर आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार हुआ, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि उड़ीसा राज्य हुआ, बिहार हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि उड़ीसा राज्य हुआ, यूपी हुआ, आप देखते हैं कि एमपी हुआ, राजस्थान, आपकी पाठ्य पुस्तक में राजस्थान लिखा हुआ है लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान अब इस सूची से हट चुका है ना। तो बीमारू राज्य वो राज्य होते हैं जहां पर आप देखते हैं कि जहां के लोगों को विकास की ज्यादा उपस्थिति नहीं मिलती है, जो राज्य अपने लोगों तक उचित मात्रा में खाने की व्यवस्था नहीं दिला सकते हैं, उन्हीं को बीमारू राज्य कहा जाता है। और भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ये हमारे बीमारू राज्य कहलाते हैं। तो जब आपकी पाठ्यपुस्तक छपी थी तब राजस्थान हुआ करता था बीमारू राज्य, लेकिन आज के समय में राजस्थान बीमारू राज्य नहीं है, यहाँ पर खाने की कोई भी परेशानी आपको नहीं दिखती है। अगला है कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है? जी हाँ। साल 1970 के दशक की अगर बात की जाए, दशक का मतलब 10 सालों का समूह, तो उससे पहले ना भारत के अंदर आप देखते थे कि बहुत बार अकाल आया करता था।
लेकिन जब हमने हरित क्रांति की तो उसके बाद से भारत में एक भी बार अकाल नहीं पड़ा है। भारत में तब से लेकर अब तक हमारे खेत अभी भी लहरा रहे हैं हरियाली से, हमारे किसान पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बार मौसम प्रतिकूल भी हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि हमारा जो ये हरित क्रांति था इससे हम आत्मनिर्भर बने हैं और हमें अब किसी दूसरे देश से अनाज लेने की जरूरत नहीं बनी। साल 1960 में हमारे पास आप देखते हैं कि 70 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हो रहा था और वहीं अगर हम लोग देखें साल 2016 आते आते ये 275 मिलियन टन हुआ है। तो बहुत तेजी के साथ हमारे देश के अंदर हरित क्रांति के आ जाने की वजह से जो उत्पादन था अनाज का वो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है और भारत एक आत्मनिर्भर देश बना है। तो हरित क्रांति ने भारत को क्या किया है, खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में लोगों का एक वर्ग है जो अब भी खाद्य से वंचित है। भारत में अधिकतर जो हमारे अभी भी बहुत से लोग हैं जिन तक अभी भी आजादी की 75 साल हो जाने के बाद भी सही तरीके से अनाज नहीं पहुंच पाता। कौन लोग हैं? भारत के वो लोग जो पिछड़ी जाति के माने जाते हैं, जो मुख्य तौर पर हमारे जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति जो कमजोर जातियों के माने जाते हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास घर नहीं है। ये अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक खाने की अच्छी उपस्थिति नहीं है और इनके लिए खाद्य असुरक्षा है, यानी कि इनके लिए सरकार को जरूरत है कि उचित मात्रा में खाने की सुविधा कराएं और ये इनके लिए क्या है, खाने का प्रबंध कर पाना, खाने का जुगाड़ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जो हमारे आदिवासी लोग हुए, हमारे भूमिहीन किसान हुए, पिछड़ी जाति के लोग हुए, वो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित दिखते हैं अनाज से। और रोजगार की तलाश में आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जब काम मिलता है तो इनके पास पैसा होता है तब ये पेट भर पाते हैं, जब काम नहीं मिल पाता तो इनके पास पैसा नहीं होता तब इनको सूखा ही भूखा ही रहना पड़ जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आपको हमारा प्रभावित वर्ग दिखता है भारत में। ठीक, आगे देखते हैं कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई आपदा आ जाती है ना, कोई आपदा आ जाए, कोई आपदा का मतलब होता है कोई महामारी आ जाए, बाढ़ आ जाए, उस समय जो हमारी खाने की आपूर्ति होती है, खाना जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा होता है वो बर्बाद हो सकता है ना। जैसे कोरोना आया था तो हर दुकान बाजार बंद हो गया था, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि हम फसल नहीं उगा सकते, किसान भाई हमारी फसलें नहीं उगा सकते। बाढ़ आ जाए तो काहे के खेत खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा तौर पर आप देखें कि सूखा पड़ जाए तब भी खेत खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने देश के अंदर अनाज को सुरक्षित रखते हैं। तो जो हमारे आपदा ग्रसित इलाके होते हैं, जहां पर आपदा आई होती है, भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, महामारी आई हो, वहां पर जो हमने पहले से ही अपना बफर स्टॉक में अनाज को रखा होता है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं। भारत की सरकार अपने सरकारी गोदाम में से मदद लेती है और लोगों तक क्या करती है, भोजन की आपूर्ति करती है ताकि किसी व्यक्ति तक खाने की कमी ना हो। अगला सवाल है कि मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। एक अच्छा सवाल है, इसको समझ लेते हैं। भैया, मौसमी भूखमरी का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि आप क्या देखते हैं, जो लोग बहुत कम कमाते हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि मौसमी भूखमरी या द्विवार्षिक भूखमरी हो सकती है। जो लोग बहुत कम कमाते हैं और अधिकतर समय भूखमरी के शिकार रहते हैं, उन्हें दीर्घकालिक भूखमरी देखने को मिलती है। मौसमी भूखमरी हमें कहां दिखती है दोस्त? मौसमी भूखमरी हमें दिखती है अक्सर कृषि के चक्र से हमें संबंधित दिखती है ना। मौसमी भूखमरी का मतलब है कि मान लीजिए कोई किसान है जो 6 महीने काम करता है, 6 महीने काम नहीं करता। तब जब वो 6 महीने काम करता है तब उसके पास पैसा है, तब वो अपने परिवार का पेट भर पा रहा है। जब उसके पास काम नहीं है तो उसके लिए खाने का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी भूखमरी कहते हैं। तो भारत के वो किसान जो अभी भी खेती से क्या करते हैं, जुड़े होते हैं, वो मौसमी भूखमरी के शिकार होते हैं। मान लीजिए कि कोई छाता बनाने वाली कंपनी में काम करता है, तो छाता हमें बारिश के समय में ही, या फिर आपको पता है कि जो गर्मी का मौसम आता है उस समय ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस गर्मी और बारिश के समय में ही छाता खरीदा जाएगा, उस समय इसके पास काम होगा। सर्दी में इस व्यक्ति के पास काम नहीं होगा, तो जब सर्दी आएगी तो ये व्यक्ति कामहीन हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा और तब ये आप देखते हैं कि मौसमी भूखमरी की तरफ चला जाएगा। इसके लिए अपना पेट भर पाना मुश्किल होगा। वहीं वो लोग जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि इनके पास काम तो है, ऐसे लोग जिनके पास काम तो है मगर इनकी आमदनी बहुत कम है। आमदनी का मतलब कि ये बहुत कम पैसा प्राप्त कर पाते हैं, है ना, कि 50 रुपए 100 रुपए दिन के इनको मिल पाते हैं या फिर उससे कम मिल पाते हैं और इससे इनका कोई भी पेट नहीं भर पाता। तो ऐसे लोग जो मुख्य तौर पर बहुत कम कमाते हैं और इतना आप देखते हैं कि बहुत कम कमाने की वजह से ये पेट भर कर भी खाना नहीं खा पाते, तो इनको हम लोग दीर्घकालिक भुखमरी के तौर पर देखते हैं। तो दीर्घकालिक भुखमरी ऐसे लोग जो बहुत कम कमाते हैं और इस वजह से ये सही खाने का इंतजाम नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को हम लोग दीर्घकालिक भुखमरी में रखते हैं। और मौसमी भुखमरी, क्या आप मौसम आधारित काम करते हैं?
जब काम हुआ तो पैसा हुआ, काम नहीं हुआ तो पैसा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को हम लोग मौसमी भुखमरी के शिकार होते हुए देखते हैं। तो शहरी इलाकों के अंदर भी हमें मौसमी भुखमरी के लोग दिख जाते हैं और ग्रामीण इलाकों के अंदर भी। अगला है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया है। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा करें। तो भारत में सरकार के अंदर सरकार के द्वारा गरीबों को खाने की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं। उनमें से 3 है, जन वितरण प्रणाली, बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें जो हमारा 2 के बारे में बताना है हमें, तो हम 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एकीकृत बाल विकास सेवा। इसका मतलब है कि जो हमारे गरीब परिवार में जन्मे बच्चे हैं, जिन तक उचित पोषण नहीं पहुंच पाता, जो संतुलित आहार का इंतजाम नहीं कर पाते, तो सरकार उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करती है। और इसके उद्देश्य से क्या किया जाता है कि भारत के जो गरीब बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें, उनको सरकार अनाज प्रोवाइड कराती है। दूसरा, सरकार ने यह शुरू किया है कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जिनके पास काम नहीं है, कोई व्यक्ति गरीब क्यों है कि उसके पास काम नहीं है, तो सरकार उसे काम देती है और काम के बदले उसको क्या कर देती है, अनाज देती है। तो काम कराया जाता है और उसकी जब आमदनी देने की बात आती है तो उसे अनाज दिया जाता है, तो वो सम्मान पूर्वक अपना पेट पाल सकता है। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? भाई कभी कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर कोई अकाल आ जाए, कोई महामारी आ जाए, तो उस समय जरूरतमंद लोगों तक अनाज को प्रोवाइड कराया जा सके, इसी के लिए हम लोग बफर स्टॉक को बनाते हैं। अगला है कि न्यूनतम समर्थन कीमत, समर्पित कीमत क्या होती है, ये आपको बताना है। कि जिन राज्यों में आप देखें कि अधिकांश उत्पादन होता है, वहां पर सरकार क्या कर लेती है, वहां पर सरकार गेहूं को और चावल को खरीद लेती है और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को न्यूनतम कीमत तय किया जाता है और सरकार इसको क्या करती है, इसके जरिए किसानों से सामान को खरीद लेती है। इसे ही हम लोग मिनिमम सेलिंग प्राइस कहते हैं कि सरकार तय कर देती है कि बाजार में खुले में बेचना है, आप हमारे सरकारी ग्राउंड में आकर हमें जो कम से कम कीमत है उस पर बेच सकते हैं। बफर स्टॉक की किसानों से खाद्यान्न खरीदने के बाद जब हमारा FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में रखा जाता है, जिसको आपदा के समय में यूज किया जाता है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। निर्गत कीमत का मतलब क्या होता है कि बहुत कम कीमत पर जब सरकार क्या करती है, हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत की सरकार, जब बहुत कम कीमत पर अपने गरीब लोगों को क्या करती है, अनाज बेचती है, तो उसको निर्गत कीमत पर, बहुत कम कीमत पर दिया जाने वाला अनाज कहते हैं। अगला बिंदु अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहां पर लिखा है उचित दर की दुकान। उचित दर की दुकान का मतलब क्या हुआ कि सरकारी दुकानें, हमारे सरकारी राशन की दुकानों को ही हम लोग उचित दर की दुकान कहते हैं। यहाँ पर बहुत कम कीमत पर, है ना, बहुत कम कीमत पर 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो के हिसाब से क्या किया जाता है, हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब भाई हैं, उनको सरकार अनाज देती है ताकि उनके सामने खाने की कोई दिक्कत ना आए। अगला है कि राशन की दुकानों को चलाने में क्या समस्याएं आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं, जो दुकान को चलाने वाले दुकानदार हैं, वो गलत तरीके से चला रहे हैं और भ्रष्टाचार है, यानी कि जितना काम किया जाना चाहिए था वो गलत है। मुख्य तौर पर क्या होता है, आप देखते हैं कि जो दुकानदार होते हैं, जो अनाज गरीब लोगों का आता है, उस अनाज को उन लोगों को नहीं देते, उसको खुले बाजार में बेचते हैं। और आप देखते हैं कि जो हक जिसका है, जिसका जो अधिकार है, जिसके लिए अनाज आया, उनको मना कर दिया जाता है। हर व्यक्ति को 35 किलो अनाज मिलना है, तो 35 किलो अनाज न देकर उनको 25 किलो, 15 किलो दिया जाता है। बाकी का अनाज खुले बाजार में बेचा जाता है इन दुकानदारों के द्वारा और वो अपना लाभ कमाते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि ये खुले बाजार में बेचकर अपना फायदा करते हैं। अगर अनाज देते हैं तो घटिया क्वालिटी का देते हैं, अच्छी क्वालिटी का अनाज बाहर बाजारों में बेचते हैं और हमारे गरीब लोगों को घटिया अनाज देते हैं। दुकान को नियमित तौर पर नहीं खोलते और जिससे आप देखते हैं कि हमारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगला सवाल है कि खाद्य संबंधी जो हमारी वस्तुएं हैं, इनके अंदर सहकारी समितियों पर आपको टिप्पणी रखनी है। तो अगर हम लोग देखें कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो सहकारी समितियां हैं, जो जनता को अपना पार्टनर बनाकर क्या करती हैं, काम करती हैं, उसने बहुत परिवर्तन किया है। जैसे तमिलनाडु के अंदर जो 94% राशन की दुकानें हैं, वो सहकारी समितियों के द्वारा चलाई जा रही हैं और वो बिना किसी भ्रष्टाचार के चलाई जाती हैं। बहुत सम्मानपूर्वक लोग, समाज सेवी लोग इसको चला रहे हैं। वहीं अगर हम देखें कि महाराष्ट्र के अंदर अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, इसने अनाज बैंकों को खोला है। वहां के किसान इन अनाज बैंकों में आते हैं, अपने अनाज को जमा कराते हैं, पैसा लेकर जाते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। सरकार कम से कम पर दे रही है, सरकार कहती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यहां पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का ये जो हमारा अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, ये कह रहा है कि भाई जो अधिकतम से अधिकतम होगा ना, उतना पैसा आप लेके जाओ। तो इसके जरिए हमारे जो गरीब किसान है उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, अधिकतम से अधिकतम उनको फायदा मिलता है। उसके बाद भारत के अंदर आप देखें कि गरीबों की मदद के लिए हमारे जो किसान हैं उन तक, और जो शहरों में रहने वाले कम आमदनी वाले लोग हैं उन तक अच्छा सामान पहुंचाने के लिए हमारा अमूल का आप देखते हैं कि सहकारी समिति और दिल्ली में मदर डेयरी समिति है।
आज की क्लास में हमने बहुत सी बिंदुओं को पढ़ा। ये सभी हमारी आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन के टॉपिक्स रहे दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने जाना। अब अपनी आज की क्लास के जो हमारे क्विज के क्वेश्चन हैं उनको एक एक कर आप सभी के समक्ष रखते चलते हैं। पहला सवाल है, निर्गम मूल्य का अर्थ है खाद्यान्न का बाजार कीमत से कम होना, अधिक होना, बराबर होना या फिर निम्न नहीं। निर्गम मूल्य का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। एक अच्छा सवाल है और इसका आंसर आपको प्रस्तुत करना है। एक अच्छा सवाल बनता है दोस्त, निर्गम मूल्य का मतलब क्या है ये आपको बताना है। अगला सवाल है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक बताइए कि भारत की सरकार खाद्य सुरक्षा को किस तरीके से करती है, इसको आपको बताना है। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक से हुई है ये आपको बता देना है। चलिए हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रहे, इनका एक एक कर आंसर देखते हैं। निर्गम मूल्य का अर्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्गम मूल्य का मतलब होता है कि बाजार कि अगर आप खुले बाजार में लेने जाएं तो आपको क्या मिलेगा, 50 रुपए किलो आपको आटा मिल सकता है दोस्त, है ना। 40 रुपए किलो आटा मिलेगा, माफ कीजिएगा, और 50 रुपए किलो आपको चावल मिलेगा। अगर आप बाजार में जाएं कुछ इसी तरीके से आपको मिलेगा आज, है ना। वहीं सरकारी राशन की दुकानों पर कम से कम, है ना, आप क्या देखते हैं कि कम से कम मूल्य पर हमारे गरीब किसानों की मदद की जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गम मूल्य कहते हैं। कि जितना खुले बाजारों के अंदर कीमत है उससे कम में क्या करना, देना, यही निर्गम मूल्य कहलाता है। भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा करने के 2 तरीके हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कि जो अनाज आए उसको जमा करके रखो भविष्य के लिए और गरीबों तक बांटो, अर्थात दोनों। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में हुई है? 1970 के दशक में हुई है। एग्जैक्ट ईयर था 1967। ये हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपके होमवर्क के क्वेश्चंस आपको हिया से प्राप्त हो जाएंगे, हिया से, तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। करते हैं अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास में आप और मैं क्या करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग आप सभी के समक्ष एक बहुत ही जबरदस्त जो हमारा अध्याय है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चुनावी राजनीति। इस चुनावी राजनीति को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी के समक्ष क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चुनावी राजनीति ये जो हमारा टॉपिक होगा इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित होगा। तो ये जो खाद्य सुरक्षा का चैप्टर था ये खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, समझ में आई होंगी बहुत सारी बातें। अगली क्लास में करेंगे डिस्कशन और पढ़ेंगे आप सभी के साथ चुनावी राजनीति के बारे में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।